आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त हमारी बेहद खास पेशकश यूपी का दावेदार कौन। उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही सियासी लिहाज से भी सबसे अहम रियासत कही जाती है। साल 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है और आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद ही अहम रियासत है। लिहाजा हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी की रिहाइश इसी इलाके में रहती है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत का जादुई आदादशुमार 202 है और इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या फिर पार्टियों का इत्तेहाद है वो इस आदादशुमार तक पहुंच पाएगा या इसके पार जाएगा और अगली सरकार जो होगी वो उसी की होगी। लेकिन सवाल आज का बड़ा यही है कि आखिर यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। तो बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं कादिर राणा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर के साबिक एमपी हैं कादिर राणा, जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कादिर राणा ने 17 साल बाद समाजवादी पार्टी में वापसी की है। बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में वो उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं कादिर राणा। जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे यहां पर इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी है और ऐसे में मुजफ्फरनगर के साबिक रुकने पार्लियामान कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कादिर राणा ने 17 साल बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। एक बार फिर से उन्होंने वापसी की है और बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं कादिर राणा। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। यूपी का दावेदार आप देख रहे हैं कि कौन होने वाला है और उस दावेदारी से पहले इधर से उधर जो है नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जो भी नाज़रीन इस वक्त इस प्रोग्राम को देखना शुरू कर चुके हैं, कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कादिर राणा और मुजफ्फरनगर के साबिक एमपी हैं जो कादिर राणा, वो किस समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कादिर राणा ने 17 साल बाद समाजवादी पार्टी में वापसी की है। उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। तो कादिर राणा अब समाजवादी की साइकिल को आगे बढ़ाएंगे और हाथी से उतरकर वो समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसको आगे लेकर चलेंगे 2022 के चुनाव में, क्योंकि खबर यह है कि समाजवादी पार्टी में कादिर राणा शामिल हो गए हैं। मुजफ्फरनगर के साबिक एमपी हैं कादिर राणा। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे ओवैस अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओवैस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 17 साल बाद अगर समाजवादी पार्टी में कादिर राणा की वापसी हो रही है तो क्या यह मानकर चला जाए कि समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है? बिल्कुल शहबाज, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां जहां पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, जहां जहां पर रैली कर रहे हैं, तो वहीं वहीं पर एक नया तरीके का धमाका अखिलेश यादव की ओर से राजनेताओं में देखने को मिल रहा है। कल देर रात ही जो कादिर राणा है वो अपने पूरे काफिले के साथ, अपने दल बल के साथ में लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंचने के बाद से जो बसपा के पुराने जो कद्दावर नेता थे मुजफ्फरनगर के, वो और मेरठ वाले दोनों नेता मुजफ्फरनगर मेरठ के कादिर राणा के साथ अखिलेश यादव के यहाँ पे देर रात पहुंचे। सुबह आज उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हाथी से उतर के सीधा साइकिल पर बैठे हैं और अब साइकिल को चलाने की जिम्मेदारी कादिर राणा के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि लगातार समाजवादी का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है वो बहुत अधिक है, क्योंकि मुस्लिम जो समुदाय है वो ज्यादातर इन इलाकों में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी अपना एक होल्ड पैदा करती नजर आ रही है और लगातार जो है बड़े पैमाने पर जो नेता है वो बसपा हो या फिर अन्य पार्टी हो,
सभी छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी के अंदर में शामिल हो रहे हैं। जो पूर्व सांसद है कादिर राणा, और उनकी बात की जाए तो वो बहुत कद्दावर नेता है, उनकी एक शख्सियत है। मुजफ्फरनगर के अंदर में जितने भी जो बड़े उद्योगपतियों में भी उनके नाम शुमार होता है, और राजनीति का जो बड़ा लंबा सफर है। उनके सफर में 17 साल के बाद वापसी की है उन्होंने आज समाजवादी पार्टी में। उन्होंने कहा है कि जो मेरा पहला परिवार था, थोड़ी नाराजगी थी जी, अब वो दूर हो चुकी है और आज वो समाजवादी पार्टी के अंदर में शामिल हो गए। लगातार समाजवादी का बढ़ता हुआ स्तर है, और कल को जो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के अंदर में अखिलेश यादव की जो बड़े पैमाने पर रैली होने वाली हो रही है, उसका जो पैराग्राफ है वो भी अब बढ़ जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शामिल होने से कादिर राणा के जो समर्थक हैं वो बराबर सी बात है कि रैली के अंदर पहुंचेंगे और पूरी जान जोखिम जितना भी उनका है कहा जा सकता है, जो बसपा के लिए उन्होंने जितने जोखिम उठाया वो सारे के सारे उनके जो है वो दिलदर जो है तो दूर हो जाएंगे, और समाजवादी पार्टी का स्तर जो है कल वो बड़ा करेंगे। तमाम जो लोग हैं, एक चीज मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर घर वापसी हो रही है, और कल भी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी का कुनबा इसलिए बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि एक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है कि हर एक कुनबे को जो है अपने जानिब रागिब किया जा सके, हर एक तबके को अपनी तरफ खींचा जा सके। हमने देखा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जानिब से समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी की बात कही गई है, उसकी तशकीर दी गई है, उनका कौमी सदर भी बता दिया गया है। क्या यह मानकर चला जाए कि हर एक तबके को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की जा रही है? और अगर हम कादिर राणा की बात करें तो जो आप बता रहे हैं कि उनकी काफी ज्यादा मकबूलियत है, क्या यह मानकर चला जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अब टक्कर कही जा सकती है वो सबसे ज्यादा दो पार्टियों में होगी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी? बिल्कुल शादाब, ये तो बिल्कुल साफ तौर से तय है कि समाजवादी पार्टी की ही टक्कर जो है वो बीजेपी के साथ होनी है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव का यही बयान है कि हम लोग जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हमारी जंग है और हमारी जो फाइट होगी सिर्फ बीजेपी के साथ होगी। अखिलेश यादव के लगातार के बयान है। तो बहरहाल सी बात है, और समाजवादी पार्टी के अंदर में मुस्लिम चेहरे थे, मुस्लिम कादिर राणा की वापसी हो जाने से बड़ा जो सवाल है और बड़ा ये भी एक तथ्य पैदा हो गया है, क्योंकि आजम खान लगातार जेल में है और समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम चेहरा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत की बात थी। तो अब कादिर राणा जैसा दिग्गज नेता जो है मुजफ्फरनगर से जिसकी वापसी हुई है समाजवादी पार्टी के अंदर में, तो बहरहाल सी बात है कि कहा जा सकता है कि आजम खान की जेल के जाने के बाद अब कादिर राणा का स्तर भी बढ़ेगा। और क्या ये मान के चला जाए ओवैस, क्योंकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लगातार उन तमाम जो पार्टियां हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुसलमानों को हिस्सेदारी कब देंगे और कितनी हिस्सेदारी देंगे, तो क्या उसके लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर कहा जाए कि अगर हमको जवाब देना पड़े असदुद्दीन ओवैसी को या फिर एमआईएम को, तो ये बता सके कि देखिए हमने जो है अपने यहां पर लोगों को शमूलियत अख्तियार किया रही है और आने वाले वक्त में उनको टिकट भी दिया जाएगा? बिल्कुल शाहबाज, ये तो तय है कि कादिर राणा का टिकट जो है वो निश्चित रूप से होगा। हालांकि आला कमान क्या तय करेगी समाजवादी पार्टी, ये तो नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि उनका अपना एक पर्सनल और निजी संबंधित है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के अंदर में अगर कादिर राणा की वापसी हुई है तो बहरहाल सी बात है कादिर राणा अपना आप में एक दिग्गज नेता के रूप में शुमार होते हैं। उनका टिकट की बात भी हुई होगी, तभी जाकर उनकी जो है वापसी आज समाजवादी पार्टी के अंदर हुई है। और यही कारण है कि जिस तरीके से एएमआई जो अपने लगातार 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव लड़ रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए कादिर राणा एक करारा जवाब भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आजम खान के जाने के बाद कादिर राणा की वापसी होना और फिर कादिर राणा का स्तर का एकदम बढ़ जाना समाजवादी पार्टी के अंदर में, बहरहाल की बात है कि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में तमाम जो समीकरण है वो चेहरों के ऊपर दांव लगाए। बिल्कुल, चेहरों के ऊपर दांव लगाए जाएंगे। चेहरों पर जब दांव लगेगा तो आने वाले वक्त में ये समझना होगा कि क्या वो चेहरे जो है आगे रेस में दौड़ पाते हैं, और क्या सिर्फ दौड़ पाते हैं बल्कि उसके अंदर आगे भी निकल पाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। खबरें भी और भी है नाजरीन, फिलहाल यहां वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले असेंबली डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी की जानिब से इस ओहदे के लिए महमूदाबाद से रुकन असेंबली नरेंद्र वर्मा ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, तो वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के ही रुकन असेंबली नितिन अग्रवाल पर दांव लगाया है। नितिन अग्रवाल के पर्चे के वक्त सीएम योगी भी मौजूद रहे, जबकि योगी सरकार के कई वजीर भी नॉमिनेशन में शामिल हुए। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नॉमिनेशन कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट वजीर रहे राजेश अग्रवाल के इस्तीफे देने के सबब ये ओहदा खाली हुआ था, और उत्तर प्रदेश असेंबली डिप्टी स्पीकर का ये ओहदा है, और इसके लिए पीर को असेंबली के खुसूसी इजलास में वोटिंग भी होनी है, जिसके लिए आज नॉमिनेशन का अमल इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में सियासी जो सरगर्मियां हैं वो अपने शबाब पर है,
और ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि कल जब खुसूसी इजलास बुलाया गया है तो उसमें क्या कुछ चीजें इसमें चेंजेस हो सकती है। इस पर बात करने के लिए जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ अहमर हुसैन बराह रास्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अहमर, क्योंकि असेंबली इंतखाबात से पहले असेंबली डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं और इस ओहदे के लिए महमूदाबाद से रुकन असेंबली नरेंद्र वर्मा ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली नितिन अग्रवाल पर दाव लगाया है। क्या कुछ समीकरण वहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल शाहबाज, ये बिल्कुल एक वैसे ही बिल्कुल है जिस तरीके से 2022 के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी जाएंगे जनता के बीच में। कल का जो चुनाव होगा वो भी कुछ वैसा ही नजर आएगा, क्योंकि तमाम जो जिस तरीके से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और समाजवादी ने अपना उम्मीदवार को आगे किया है और कल 11 बजे से उसके लिए वोटिंग होगी और तमाम करीब 397 विधायक जो हैं उनको वोट करेंगे और अपना अपना प्रत्याशी चुनने की कोशिश करेंगे, जिससे बीजेपी का भी जो उम्मीदवार है वो काफी मजबूत स्थिति में है और समाजवादी भी एक उम्मीद जता रही है। हालांकि जो सियासत के जानकार हैं उनका यही कहना है कि जो ये पद का जो वो है वो अब तक विपक्ष को देने की परंपरा रही है और विपक्षी के पास ये पद रहता है, तो यही ज्यादातर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल का जो मुकाबला होगा वो काफी दिलचस्प होगा और तमाम विधायक को जिलावार तरीके से बुलाया जाएगा और वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद 2 बजे तक करीब बताया जा रहा है कि नतीजा निकल के आएगा। 11 बजे से वोटिंग शुरू होगी और 2 बजे तक लगातार वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये पता लगेगा कि किसके खाते में ज्यादा वोट पड़े हैं, क्योंकि 397 विधायकों को करीब करीब इसमें वोट करना है और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी और समाजवादी के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ भी काफी वोट पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ में जो जहां तक जो जानकारी हो पा रही है वो बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार दूसरे दलों के भी विधायकों से भी रुजू कर रही है, राब्ता कर रही है, बात कर रही है कि ताकि उनके जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके। तो ये कल एक देखने वाला दिलचस्प मुकाबला होगा और काफी वक्त से ये पद जो है वो खाली चल रहा था जिसको अब भरा जा सके। बिल्कुल, इसको भरने की कवायद तो जारी है और इसी को लेकर यह भी कहा जा रहा है अमर कि आज समाजवादी पार्टी की जानिब से एक कहा गया है कि जितने भी उसके रुकन असेंबली है उनको बुलाया गया है, तलब किया गया है और हर हाल में उन्हें हाजिर होना है ताकि आगे की हिकमत अमली बनाई जा सके। 2 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था, क्या उसको लेकर कुछ सरगर्मियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आज देखिए लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, जैसा कि हम ही सबने अभी देखा भी, और तमाम कई बड़े दिग्गज नेता कादिर राणा समेत तमाम लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी लिए हैं और कई अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव के साथ में। और 2 बजे तमाम विधायकों को, तमाम पार्टी के आला अधिकारियों को और बड़े जितने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको पार्टी कार्यालय बुलाया गया है और एक मीटिंग होगी। ये कल का जो अहम चुनाव है इसको लेकर भी मीटिंग होगी और जो दिशा निर्देश हैं वो खुद आला कमान अखिलेश यादव की तरफ से जारी किए जाएंगे ताकि कल का जो मतदान होगा, जो वो होगा, खास तौर से उस पर एक फोकस किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार को अपने जिताया जा सके वोट करके। तो ये आज 2 बजे इसके लिए अहम तौर से अपने सारे जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव ने वहां पे बुलाया है और उसके बाद जो फैसला होगा कल 11 बजे के बाद से उसमें उम्मीदवार को अपने जिताने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, इस अमल में ये देखना अहम होगा कि आने वाले वक्त में किसका उम्मीदवार जीत हासिल कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अहमर हुसैन आपका। चलिए बढ़ता आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2022 के तहत हर जिले का दौरा करना शुरू कर दिया है और आवाम को तरक्याती स्कीमों की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच और श्रावस्ती के दौरे पर रहेंगे। बहराइच में सीएम 390 करोड़ रुपए से ज्यादा के 87 मंसूबों की सौगात देंगे, तो वहीं श्रावस्ती में सीएम 221 करोड़ रुपए के 144 तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान 390 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का इस्तीफा होना है, यहां पर इफ्तिताह होना है और श्रावस्ती में 221 करोड़ रुपए की 144 तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। बता दें कि बहराइच के मटेरा असेंबली में सीएम योगी आदित्यनाथ अवामी रैली को खिताब करेंगे, तो वहीं सीएम योगी दोनों ही जिलों में मुस्तफिदीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। तो अलग अलग जगहों पर मंसूबों का इफ्तिताह करना है और 2022 को
लेकर यहां पर वोटर्स के हिसाब से भी आगे की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। 2022 में कौन इक़्तिदार पर काबिज होगा, इसी को लेकर इस वक्त हिकमत अमली तैयार की जा रही है और तमाम जगहों पर कई सारे मंसूबों का संग बुनियाद रखा जा रहा है, कुछ का इफ्तिताह किया जा रहा है। ओबीसी वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी ने लखनऊ से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कर दी है और सम्मेलन के पहले दिन प्रजापति वर्ग पर मबनी था, जिसमें कुम्हार और प्रजापति तबके के बड़े लीडरान शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए सीएम योगी ने प्रजापति समाज के लिए सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 में सरकार में आने के बाद माटी कला बोर्ड की तश्कील हुई और इसके पहले की सरकारों ने प्रजापति समाज के लिए कुछ नहीं किया। सम्मेलन को खिताब करते हुए सीएम ने कहा कि पहले चीन से मूर्तियां आया करती थी, लेकिन अब उन पर भी रोक लग गई है। हमारा धार्मिक पक्ष है। पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं होने देंगे। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है। दरअसल समाजवादी पार्टी सदर ने दलित वोटर्स को लुभाने के लिए समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी की तश्कील दी है और अखिलेश यादव का यह फैसला चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। नई वाहिनी की तश्कील के साथ ही अखिलेश यादव ने इसके सदर का भी ऐलान किया है। मिठाई लाल भारती को समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी का कौमी सदर बनाया गया है। यूपी में आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी है और ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अब उत्तर प्रदेश पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश में ओवैसी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो रही हैं, जिसमें आज असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद में रैली को खिताब करेंगे। गाजियाबाद के मसूरी में अवामी रैली का इनेकाद किया गया है, जहां पर दूसरी मरतबा ओवैसी पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धौलाना असेंबली हल्के में आता है, जो कि मुस्लिम अक्सरियत वाला हल्का है। वहीं 23 अक्टूबर को मेरठ, 27 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर और 31 अक्टूबर को सहारनपुर में रैली को खिताब करेंगे। हालांकि इससे कबल ओवैसी यूपी में कई रैलियों को खिताब कर चुके हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा उत्तर प्रदेश का दावेदार कौन होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी सलाम।